हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो है आपकी जो चालन प्रक्रिया है यानी कंडक्शन प्रोसेस पढ़ ली थी। इसके बाद कन्वेक्शन प्रोसेस हम पढ़ रहे थे और हमने ये जाना था कि जो कन्वेक्शन होता है बेसिकली ये कैसे पदार्थ में होता है जो कि फ्लूइड होते हैं यानी जो फ्लो करते हैं। यानी जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, संवहन प्रक्रिया है, वो गैस और लिक्विड में होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था किस तरीके से संवहन प्रक्रिया गैस और लिक्विड में होती है, ये भी हमने जाना था। इसके साथ साथ हमने जो है प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से कन्वेक्शन का फिनोमेना होता है उसको हम देख रहे थे, जिसमें हमने सी ब्रीज यानी समुद्र समीर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे लैंड ब्रीज यानी स्थल समीर के बारे में। तो अगर हम स्थल समीर की बात करें तो जो स्थल समीर होता है वो रात के टाइम पे होता है। रात के समय में स्थल समीर होता है। रात के समय में क्या होता है आप जानते हैं, रात के समय ठंडा होने लग जाता है। तो ये देखा गया कि जो आपकी लैंड होती है, जो आपका स्थल है, वो जल्दी ठंडा होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि दिन के समय जो लैंड है या स्थल है वो जल्दी गर्म होता है, उसी प्रकार से जो है रात के टाइम पे क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। और वहीं अगर हम सी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो समुद्र जो है धीरे ठंडा होता है। यानी अगर लैंड और सी की बात करें तो लैंड जो ठंडा रहता है और सी आपकी गर्म रहती है। अब सी या फिर जो समुद्र है वो गर्म है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी। गर्म हवा जैसे कि हमने बात की थी, हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो गर्म हवा क्या हुई, ऊपर उठी। वहीं जो लैंड है, जो स्थल है, उसके ऊपर की ठंडी हवा भारी है तो वो गई और सी के ऊपर आ गई यानी समुद्र के ऊपर आ गई और गर्म हवा की इसने जगह ले ली। फिर क्या हुआ, फिर ये ठंडी हवा गर्म हुई, फिर ये ऊपर उठी, फिर ये गई और लैंड की तरफ, और लैंड की जो ठंडी हवा थी, स्थल की जो ठंडी हवा थी, वो समुद्र के ऊपर आई, गर्म हुई और ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस चलती रही। तो यही आपका लैंड ब्रीज या स्थल समीर कहलाता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका समुद्र समीर है वो दिन के समय होता है, वहीं स्थल समीर की बात करें तो ये आपका रात के टाइम पे होता है। ठीक है, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, यानी रात के समय क्या होता है, रात के समय बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन, जो पानी होता है, जो जल होता है, वो ठंडा हो जाता है मोर स्लोली देन द लैंड। ठीक है, तो पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन। ठीक है, यानी आपका जो लैंड है वो गर्म रहता है, वही पानी आपका क्या हो जाता है, आपका सॉरी लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है किसके कंपैरिजन में, आपके जो है समुद्र या पानी के कंपैरिजन में। So the cool air from the land So the cool air from the land moves towards the sea. तो क्या होता है, जो स्थल के ऊपर ठंडी हवा है वो कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज या स्थल समीर। रात्रि में यहाँ पराक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और इसे क्या कहते हैं, इसे थल समीर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका थल समीर है वो किस समय होता है, रात के टाइम पे होता है। रात के समय जो आपकी स्थल है वो जल्दी ठंडा हो जाता है जल के कंपैरिजन में, तो वहां ऊपर जो उसके ऊपर हवा होती है वो ठंडी होती है और स्थल के ऊपर जो जो समुद्र है उसके ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होती है। और यहाँ पे ये जो है ठंडी गर्म हवा के कारण कन्वेक्शन प्रोसेस या संवहन प्रक्रिया के कारण यहाँ पे लैंड ब्रीज क्रिएट होती है, लैंड ब्रीज बनती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं ऊर्जा स्थानांतरण की अगली प्रक्रिया की तरफ, जो है आपका रेडिएशन यानी विकिरण। आपने देखा होगा या आप ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हमारा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। और इसी एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हमने बात करी, कन्वेक्शन प्रोसेस होती है, संवहन प्रक्रिया यहाँ पे होती है, जिसके कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी अभी तक हमने ये पढ़ा कि ऊष्मा स्थानांतरण की जो दो प्रक्रिया पढ़ी, पहली जो प्रक्रिया थी वो चालन प्रक्रिया थी, ठीक है। सबसे पहले हमने चालन प्रक्रिया पढ़ी। चालन यानी कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड में आपकी ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो सॉलिड में या ठोस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए मीडियम की आवश्यकता है, जो कि क्या है, सॉलिड। इसी तरीके से संवहन की बात करें तो जैसे हमने बात करी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, यहाँ पे संवहन प्रक्रिया के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी जो आपकी एयर है या वाटर है, ठीक है, वायु है, हवा है, जो वायु है और पानी है या जल है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा स्थानांतरित होती है कन्वेक्शन प्रक्रिया से। यानी हमने यहाँ पे देखा कि कन्वेक्शन जो प्रक्रिया है, संवहन जो प्रक्रिया है, उसमें आपको मीडियम की आवश्यकता है। कौन सा मीडियम है, आपके जो है लिक्विड और गैस। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें आपको किसी भी प्रकार के माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम बात करें सूर्य की और पृथ्वी की, तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, लेकिन जब हम सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो इनके बीच में कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक जो है ऊष्मा आती है, हीट आप महसूस करते हो। आपने देखा होगा गर्मियों में जब बहुत तेज चटक धूप रहती है तो आपको गर्मी का अनुभव होता है, दिन के समय आपको गर्म लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की ऊष्मा हमारे तक पहुंच रही है, हम उस ऊष्मा को महसूस करते हैं। पर यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई भी माध्यम नहीं, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो सूर्य हमसे बहुत ज्यादा दूर है, बहुत मिलियंस जो है लाइट ईयर दूर है, वहां से भी क्या हो रहा है, हम तक क्या आ रही है, हीट आ रही है, ऊष्मा। तो ये जो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी पे आती है, ये ऊष्मा जो है रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया के कारण पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है। तो विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है ऊष्मा स्थानांतरण की जिसमें आपको किसी भी प्रकार के माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेडिएशन प्रोसेस है उसमें आपको किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। आपका जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो बगैर मीडियम के होता है, बगैर माध्यम के होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पे आ रही है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य से पृथ्वी में ऊष्मा आ रही है, ठीक है। तो ये किसके कारण है, रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया के कारण है। The process of transfer of heat from one place to another place without heating the intervening medium is called radiation, ठीक। क्या कहा गया है, वह प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया, वह ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरित होती है एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी माध्यम, ठीक है। यानी ऊष्मा स्थानांतरण में किसी भी मीडियम का यहाँ पे रोल नहीं होता है, ठीक है। उसी को आप क्या कहते हैं, विकिरण प्रक्रिया यानी रेडिएशन कहते हैं। बिना माध्यम
के बिना माध्यम के ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो विकिरण प्रक्रिया है वो कैसी है, उसमें आपके माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, किसी माध्यम को आपको गर्म करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें आपको बगैर माध्यम को गर्म करे आप ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, विकिरण प्रक्रिया कहलाती है। अब इसका एक उदाहरण है द सन। The sun, from the sun, from the sun, the heat comes to us by the process of radiation. क्या कहा गया है कि सूर्य से हम तक जो ऊष्मा आती है वो विकिरण प्रक्रिया यानी रेडिएशन प्रोसेस से आती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसका उदाहरण ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है वो किससे आती है, विकिरण प्रक्रिया के कारण ही आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। ठीक है, तो आप जब भी बात करेंगे, ठीक है, जब भी आप बात करेंगे किसकी, सूर्य से पृथ्वी पे ऊष्मा आने की, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेडिएशन प्रोसेस यानी विकिरण प्रक्रिया से होता है। ठीक है, अब आप इसे नोट करेंगे। The transfer of heat by radiation does not require any medium. अब जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन प्रक्रिया या विकिरण प्रक्रिया में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है इसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बगैर माध्यम को गर्म किए यहाँ पे ऊष्मा में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पे होता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका रेडिएशन प्रक्रिया है, मैंने क्या कहा कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने सूर्य से पृथ्वी पे आने वाली ऊष्मा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो रेडिएशन प्रक्रिया से जब भी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, कुछ केस में माध्यम होते हैं, कुछ में नहीं होते। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे माध्यम कोई भी रोल प्ले नहीं करता, यानी यहाँ पे माध्यम को आप गर्म नहीं करते। ठीक है, मतलब माध्यम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका ऊष्मा का स्थानांतरण बगैर माध्यम के ही होता है, यानी बगैर माध्यम को गर्म करे होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि माध्यम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता रेडिएशन प्रोसेस में। ठीक है, माध्यम का कोई रोल नहीं होता। अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं रेडिएशन के। पहला उदाहरण है, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है वो रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया के कारण आती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा सूर्य पृथ्वी के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, तो ये रेडिएशन प्रक्रिया से ही होता है। ठीक है, तो सूर्य से हमारे तक जो ऊष्मा आ रही है वो रेडिएशन प्रक्रिया से। इसी तरीके से अगर आप इस वाले उदाहरण को देखें तो यहाँ पे तीनों प्रक्रिया आपको एक साथ दिख जाए। हमने क्या किया, आग जलाई और एक हमने क्या ले लिया, लोहे की एक रॉड ले,
उसके एक सिरे को हमने यहाँ पे गर्म कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक सिरे को जो है आग के पास रखते हैं, फिर भी कुछ समय बाद दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोहे की रॉड है उससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चालन प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और किसमें होता है, सॉलिड यानी ठोस में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेक्शन प्रक्रिया। अगर आप आग के ऊपर अपने हाथ इस तरीके से रखें तो आपको बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस होगी। यहाँ पे जब आप आग के ऊपर हाथ रखते हैं, आग से कुछ ऊपर हाथ रखते हैं, तो यहाँ पे जो वायु है, वायु में संवहन प्रक्रिया के कारण ऊष्मा स्थानांतरित होती है और आप हीट को महसूस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। आप ये जानते हैं कि जब आप आग जलाते हैं तो अगर आप उसके साइड में कुछ दूरी में साइड में हाथों को इस तरीके से रखते हैं तो आप तक क्या पहुंचती है, ऊष्मा पहुंचती है, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। और ये किस कारण होता है, ये रेडिएशन प्रक्रिया के कारण यहाँ पे होता है। तो ये तीनों प्रक्रिया आपके यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं आप इस फिगर में। और आपको ध्यान रखना है कि तीनों प्रक्रिया में डिफरेंस क्या है, तीनों प्रक्रिया में अंतर क्या है। कंडक्शन या चालन प्रक्रिया में माध्यम आपका सॉलिड होगा, कन्वेक्शन में गैस या लिक्विड, रेडिएशन में आपको कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे हमने तीन प्रक्रिया पढ़ी, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। जीआईसी रीठा खाल, क्या आपको रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया समझ में आ गई है, रेडिएशन प्रोसेस समझ में आ गई। इसमें आपका जो हीट का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो कैसे होता है ये आपको क्लियर हुआ। अगर हो गया तो हैंड रेज करिए। आपको अगर क्लियर हो गया तो हैंड रेज करिए। ठीक है, जीआईसी शीतला खेत, क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है रेडिएशन का। ठीक है, हैंड नीचे कर दीजिए। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, क्या कहा गया है, जितनी भी गर्म बॉडी होती है, जितनी भी गर्म पिंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊष्मा को रेडिएट करते हैं, ऊष्मा को विकिरित करते हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected and a part of it is absorbed and a part of it is transmitted. अब क्या होता है, कोई भी गर्म पिंड है, ठीक है, वहां से क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। तो वो जो ऊष्मा है वो किसी बॉडी पे, किसी वस्तु पे लगे जाएगी या उस पर पड़ेगी। तो क्या होगा, वो जो बॉडी है वो क्या करेगी, वो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका पिंड है, गर्म पिंड, और ये है आपके पास दूसरी बॉडी, ये क्या कर रहा है, हीट निकाल रहा है। तो कुछ हीट इस पे आएगी, ठीक, तो जो हीट इस पे आएगी तो ये बॉडी क्या करेगी, कुछ उसे एब्जॉर्ब कर लेगी यानी उसे अवशोषित कर लेगी, कुछ हीट ये ट्रांसफर कर देगी और कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, ट्रांसमिट करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और क्या होगा, जो पार्ट या जो भाग, ये जो बॉडी है, ये जो वस्तु है या पिंड है, वो जिस भाग को एब्जॉर्ब करेगी, जिस ऊष्मा के जिस भाग को वो अवशोषित करेगी, उसके कारण उसका टेम्परेचर गर्म हो जाए। ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप आग जलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आग जलाने के बाद अपने हाथों को सेकते हैं। पहले आपके हाथ ठंडे थे, ठीक है, आपके हाथ पहले बिल्कुल ठंडे थे, आपने आग के पास रखे, कुछ समय बाद आपके दोस्त ने आपके हाथ देखे, उसने छुआ तो वो क्या कहता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत गर्म हो गए। तो कैसे हुआ, क्योंकि आपके हाथों ने क्या किया, जो ऊष्मा आ रही थी आग से, जो हीट आ रही थी, उसको एब्जॉर्ब किया, वो उसने एब्जॉर्ब किया, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी वस्तु को, ठीक है, गर्म पिंड के पास रखते हैं तो वो क्या करती है, वो वस्तु हीट को
एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। तो आपने देखा होगा कि हम जो गर्मियों में कपड़े पहनते हैं और जो सर्दियों में कपड़े पहनते हैं उनमें काफी अंतर होता है। गर्मियों में आप ज्यादातर हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं, वहीं सर्दियों में आप जो है गहरे रंग के गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात, हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना क्यों प्रेफर करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों प्रेफर करते हैं, ये हम समझें। ठीक है, यू नो दैट इन समर वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ, यानी जो गर्मियां होती हैं, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। And in winters we prefer to wear dark colored clothes. वहीं सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। आप जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। आपको क्या करना है, दो बर्तन लेने हैं। एक बर्तन में आपको क्या करना है, काले रंग से उसे पेंट कर देना, दूसरे बर्तन को सफेद रंग से पेंट कर देना है। दोनों बर्तनों में आप पानी भरेंगे और दोनों बर्तनों को कुछ समय तक आप धूप में रखेंगे। करीबन 2-3 घंटे बाद आप इसके पानी को चेक करें तो आप ये देख पाएंगे, क्या देखेंगे कि जो काले रंग का बर्तन है उसका पानी आपको गर्म महसूस होगा, वहीं सफेद रंग के बर्तन का पानी आपको जो है ठंडा महसूस होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपके गहरे रंग का बर्तन है वो क्या कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। और अभी हमने एक चीज पढ़ी कि जब भी कोई वस्तु हीट को जो हीट की जिस पार्ट को जो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, कोई वस्तु है वो हीट के एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर रही है, उस एब्जॉर्ब पार्ट के कारण ही वस्तु का या उसमें जो भी चीज है उसका तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर की क्वालिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। इसी कारण आपका जो काले रंग का बर्तन है उसमें रखा हुआ पानी आपको गर्म महसूस। वहीं अगर हम सफेद रंग की बात करें तो सफेद रंग की क्वालिटी होती है कि वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, जिस कारण क्या होता है, जो आपका जो है आपको जो बर्तन है सफेद रंग से जिसे पेंट किया गया है उसका पानी आपका ज्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण हम कपड़े भी जो है गर्मियों में जो है हल्के रंग के पहनते हैं, क्योंकि हल्के रंग के कपड़ों की विशेषता है कि वो हीट या ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। वहीं अगर हम काले रंग के कपड़ों की बात करें या गहरे रंग के कपड़ों की बात करें तो उसकी क्वालिटी क्या है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, शोषित करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जब हम सर्दियों में काले कपड़े पहनते हैं तो चारों तरफ कैसा है, ठंडा है। ठीक है, धूप आ रही है या आपकी ऊष्मा आ रही है, सूर्य से ऊष्मा आ रही है, वो क्या होता है, जो आपके कपड़े होते हैं वो ब्लैक कलर के हैं या डार्क कलर के हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे।
हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आपको गर्माहट महसूस हो। वहीं सर्दियों में क्या होता है, आपके आसपास गर्म होता है तो आप हल्के कपड़े पहनते हैं। हल्के कपड़े क्या करते हैं, उस गर्माहट को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करते हैं, जिस कारण आपको गर्म महसूस कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, यानी जो गहरे रंग की सतह है वो ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स इन द विंटर। इसलिए हमें जो है सर्दियों में गहरे रंग के कपड़ों में कंफर्टेबल यानी सुखद महसूस होता है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना सुखद लगता है। लाइट कलर्ड क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। इसी तरीके से हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं and therefore we feel more comfortable wearing them in summer। इसलिए हमें जो है गर्मियों में जो है हल्के रंग के कपड़े पहनना काफी सुखद या आरामदेह लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हम डार्क या लाइट क्लोथ पहनते हैं। गर्मियों में आप हल्के रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है विकिरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा और ये जाना कि हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।